हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को बीओ एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से एक नए लेक्चर के साथ हम आ गए, जहां पे हमने पिछले लेक्चर को खत्म किया था। आज शुरुआत वहीं से करेंगे। देखिए, हम स्टार्ट कर चुके थे लाइफ प्रोसेस का वो हिस्सा जहां पे भोजन का अब क्या करना है, तो जलाना स्टार्ट हो चुका था, मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका था, है ना। हम रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके थे क्या कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है। अब उससे आगे हम पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन के लिए इंपोर्टेंट चीजें क्या सब है, इंपोर्टेंट चीजें क्या सब है। देखिए, ये कुछ तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको पहले आप समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन में ये सब चीजों की आवश्यकता, ये कैसे क्या क्या वर्क करती है। ये बहुत जो एडवांस लेवल अगर आप 10th में सीखना चाहते हैं तो ये चीजें जानना जरूरी है ना। अगर ये चीजें आप नहीं समझिएगा तो कंप्लीट नॉलेज नहीं हो जाएगी आपको रेस्पिरेशन की। कुछ ना कुछ आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अधूरा है, पूरे कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको पूरे ढंग से समझाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिया हूं, इस पॉइंट्स को पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है रेस्पिरेशन के दौरान में। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना। कि सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन सांस लेना कहलाती है। और जब श्वसन क्या होता है, तो सांस लेने के साथ साथ जब उससे ऊर्जा का विमोचन हो जाए, है ना, वो क्या कहलाती है? श्वसन। द प्रोसेस इन विच इंक्लूड्स ब्रीदिंग विथ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन आपने वो पढ़ा है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो स्टोर्ड हो जाती है, क्योंकि उस एनर्जी का हमारा बॉडी सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाता, है ना। तो वो स्टोर्ड हो जाती है। स्टोर्ड हो जाती है किस रूप में? तो आपको मैंने बताया था कि वो यकृत में, वो लीवर में जाकर के स्टोर हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। हम पढ़ेंगे ये ग्लाइकोसिस कैसे बनता है, किस रूप में बनता है, उस चीजों को भी मतलब चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए, ये जो ग्लूकोज बना था, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, C6H12O6। देखिए, भोजन है, ये क्या है? सरल भोजन है जो शोषण के दौरान जीव की कोशिका में उपचित होता है। उपचित मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में जब वो क्या होता है, तो सांस लिए और हमारे सेल में क्या मौजूद होता है, तो ये फूड्स मौजूद होता है, जो क्या होता है? अब्सॉर्ब्ड एसिमिलेटेड फूड होती है। और वो क्या आती है? तो एसिमिलेटेड फूड होती है। इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जॉर्व किया गया रहता है किससे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करके उसे ब्लड के थ्रू कहां पे? सेल में पहुंचा दिया। वो क्या होता है? वो होता है एसिमिलेटेड फूड, है ना। एसिमिलेटेड मतलब स्वांगीकृत फूड है। तो वो स्वांगीकृत फूड जब आप सेल में पहुंची, तो सेल में पहुंचने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजन, जहीं ऑक्सीजन मिलता है तो वहीं पे क्या होता है? उपचयन की अभिक्रिया होती है ना, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीडाइजेशन के अनुसार, ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस के अनुसार ये ग्लूकोज बनकर के तैयार होती है। The oxidation of glucose to pyruvic acid या pyruvate is called glycolysis। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में उपचयन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है? और भी ज्यादा टूटता है और टूटता है। अब ये किस में बदल जाती है? पायरुविक अम्ल मतलब पायरुवेट में बदल जाती है। यहाँ पे कार्बन 6, इसके कार्बन की परमाणु संख्या कितने है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर वाले क्या बन गया? कंपाउंड बन गए। लेकिन यहां पे पायरुविक क्या है? कार्बन के 3 एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये है क्या? तो ये पायरुविक एसिड कहलाती है, ये पायरुविक अम्ल कहलाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल OH। ये कीटोन्स ग्रुप का है। हम पढ़ेंगे ये कीटोन्स ग्रुप क्या होता है ना। हम जब कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ेंगे, कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे, तब इसमें हम पढ़ेंगे कीटोन्स क्या होता है, ये अल्कोहल क्या होती है, एल्डिहाइड क्या होती है, सारे ग्रुप्स को वहां पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि पायरुवेट का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सा है? केमिकल फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH3, है ना। ये होता है क्या? तो पायरुविक एसिड। देखिए, ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लूकोज बदल गया किस चीजों में? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड में कब बदलता है? जब ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीजन जब उसमें इन्वॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करती है,
तब ये जल करके ये क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड। इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो आपने लीवर में पढ़ रखा था, उस चीजों को आप रिलेट करिए कि जब वो क्या होता है, तो हमारा शरीर जो एसिमुलेटेड फूड होता है, एसिमुलेटेड फूड को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वो कहां पे जाकर के लीवर में संचित हो जाती है। तो वो संचित कैसे, ऑक्सीजन के साथ पहले जलती है, जल करके लीवर में, मतलब वो और छोटा होकर के जाकर के लीवर में जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है ना। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल और नोट। ये जो पायरुविक बनेगा, वो पायरुविक एसिड जो बनेगा वो डिपेंड करता है कि सेल में ऑक्सीजन की मात्रा है या नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा है या नहीं। देखिए अब ये कैसे इसको समझेंगे, तो ये देखिए पायरुवेट है, तो पायरुवेट क्या होता है, तो दो चीजों में टूट सकता है। एक तो ऑक्सीजन जब अवेलेबल हो तो ऑक्सीजन जब अवेलेबल होता है तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लोट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जब ऑक्सीजन सेल में ना मौजूद रहे, ऑक्सीजन जब सेल में ना मौजूद रहे तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल या लैक्टिक एसिड, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड, ये दोनों डिपेंड करता है, ये एथेनॉल और लैक्टिक एसिड ये दोनों में से तो ये डिपेंड करता है कि अगर यहां पे वो प्लांट सेल में हो रहा है, प्लांट सेल में हो रहा है तो एथेनॉल बनता है, तब क्या बनता है, एथेनॉल। वहीं पे अगर एनिमल सेल में होता है तो एनिमल सेल में अगर होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो देखिए हमने क्या कहा, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में टूट जाती है। ग्लूकोज कैसे होती है, पायरुवेट एसिड में। अब ये पायरुवेट एसिड जो है, जब इसका भी हम क्या करते हैं, विमोचन करते हैं, इसमें और ज्यादा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ये और ज्यादा जब इसे जलाया जाता है तो और ये सरल रूप में टूटता है। और सरल रूप में कैसे टूटता है, तो जब ऑक्सीजन रहे, जब ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन अगर रहे तो ये कैसे टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन वहीं पे जब ये पायरुवेट फिर से अगर ऑक्सीजन ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे तो भी टूटता है। ये देखिए ये क्या होता है, ये जो जहां ऑक्सीजन हो तो कहां होता है, तो ये होता है किसमें, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे, अभी इतना ही जान लीजिए। जब ऑक्सीजन नहीं रहे तो ईस्ट में, कहां पे, ईस्ट में, है ना। ईस्ट क्या है, एक प्लांट्स है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है ना, जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज में लिए जाते हैं ना, किण्वन की प्रक्रिया में, है ना। देखिए तो यहां तो ऑक्सीजन जब नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है। या एथेनॉल कब बनता है, जब यही पायरुवेट क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होती है, प्लांट सेल में जब टूटती है पायरुवेट तब वहां पे एथेनॉल बनाती है। यहीं पे जब एनिमल सेल में ऑक्सीजन के बिना टूटती है तो वहां पे क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये चीजें समझ में आई क्या, ये ग्लूकोज से लेकर के ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये चारों पॉइंट ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे कि ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज किस रूप में ट्रांसफर होता है, पायरुवेट एसिड जो है, पायरुवेट एसिड या पायरुविक एसिड को, ये उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, फिर उसका जो प्रोसीजर है, फर्मेंटेशन का प्रोसीजर है, उसमें वो किस भाग से कैसे कैसे अलग होकर के टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे टूटता है, ऑक्सीजन जब ना रहे तब कैसे टूटता है, इस चीजों को आप समझे। हम ये देखे थे कि जो रेस्पिरेशन होता है ये यहाँ पे पायरुवेट टूटता है, एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। इस हिसाब से हम रेस्पिरेशन को भी, श्वसन को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, है ना। वायवीय श्वसन क्या होता है, द प्रोसेस विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो वो श्वसन जब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, श्वसन पहले देखिए टर्म समझिए, हम श्वसन कह रहे हैं, सांस लेना नहीं कह रहे हैं, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, श्वसन के लिए कुछ ऐसे जीव है जो शोषण के लिए बिना ऑक्सीजन के भी, मतलब ऊर्जा, शोषण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना, तो शोषण के लिए बिना वो ऑक्सीजन का भी वो शोषण कर लेता है, एनर्जी वो प्राप्त कर लेता है, जैसे में ईस्ट। तो जो द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वह शोषण
जो ऑक्सीजन जिसे चाहिए ही चाहिए, उसे भोजन को और सरल रूप में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वो शोषण क्या कहेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, या वायवीय शोषण। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन मतलब वो शोषण जिसमें भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, मतलब अवायवीय शोषण। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, मतलब यहां पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है पूर्ण रूप से टूट करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एनर्जी, एकदम खूब चार्ज की तरह खूब बढ़िया मात्रा में एनर्जी बनाती है। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, वायवीय शोषण में होता है ना। वहीं पे अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे तो चूंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे जो भोजन जलेगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे ढंग से खाना पकेगी नहीं। जैसे आप मुझे बताओ कि जब खाना पका रहे होते हैं, अब खाना पका रहे होते हैं तो आपने गैस को खूब अच्छे से, मतलब खूब अच्छे लौ पे आपने जब तैयार करेंगे, उसको गर्म करेंगे या खाना बनाएंगे तो खूब अच्छे ढंग से सब्जियां या कुछ भी चीज पकेगी। और जब उसको अच्छे ढंग से आप उसको लौ नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? आज कच्चा रह जाएगा, खाना रहेगा कि नहीं रहेगा? उसी ढंग से इसमें भी है। इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं जलने के लिए, किसी भी चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, तो धुआं धुआं सा हो गया, मतलब कि अब इसमें क्या है कि उसमें पूर्ण रूप से नहीं टूटेगी, उसमें ऑक्सीजन मतलब जब है ही नहीं तो भोजन पूर्ण रूप से नहीं टूटेगी। तो इस कंडीशन में इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो इसका प्रोडक्ट, जैसे जब आप कोई चाय बनाओ और चाय में अच्छा क्वालिटी का अगर आप लौ नहीं रहेगी, आंच बढ़िया से चूल्हे में नहीं लगाओगे तो चाय पियोगे, खाना तो धुआं धुआं सी लगेगी। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है क्या? जब इसकी जो प्रोडक्ट निकलती है तो इसकी प्रोडक्ट में CO2 और एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड दोनों में से कोई एक नहीं है। अगर वो प्लांट सेल में हो रही होती है ऐसा, ऑक्सीजन के अभाव में अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो क्या हो जाएगी? तो वहां पे एथेनॉल्स निकलेगी। वहीं पे ह्यूमन्स बीइंग्स में भी होता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। जब आप क्या करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आप देखिए खुद से कि जब दौड़ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या होता है, तो आपका नाक एकदम बंद हो जाता है, सांसें तेज चलने लगती है। इसका क्या मतलब है? आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? अभाव हो रही है। जब ये अभाव हो जाएगी तो आपके बॉडी से क्या होना, सीक्रेशन होना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। किस फॉर्म में लैक्टिक एसिड निकलना शुरू हो जाता है? पसीनों के रूप में पूरा हो जाता है, पसीना 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 हो जाते हैं। वो क्या निकल रही होती है? लैक्टिक एसिड निकल रही होती है। उस समय आपके बॉडी में क्या होता है? तो वो ऑक्सीजन का अभाव रहता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है ना। तो इस तरह का एक जो चीजें है वो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड निकलेगी, है ना। यहां पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भोजन टूटेगी तो एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाना निकल के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। ऊर्जा, है ना। अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल का जो वो हिस्सा, मतलब जो इसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिकांग होते हैं, है ना, तो उसमें जाकर के भोजन टूटता है। लेकिन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? तो ईस्ट में होता है। कहां होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट है ना। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत निम्न ऊर्जा क्या होता है? प्रदान होती है। ठीक है, देखिए ये कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है कि एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। 3 नंबर में हर एक बार बोर्ड में या प्री बोर्ड में पूछ ही लिया जाता है, तो इसको हमने आपको पढ़ाने के लिए हमने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कर दिया, ताकि आपको अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछे तो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पूछे तो, या इसके डिफरेंसेस पूछे तो, आप तीनों रूप से आप इसके लिए अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, है ना। मैंने इसको अलग अलग पार्टिसिपेट करके पढ़ा दिया, है ना, आपको समझा भी अच्छे ढंग से दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो भैया एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन
चाहिए ही चाहिए, भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भोजन कंप्लीटली टूट जाती है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है ना फूड्स का। और जब ये ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या सब निकलती है, तो इसमें ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये होता कहां है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वहीं पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखिएगा, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ना, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, और वो ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज से क्या करता है, अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकता है ना। उसमें पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब पूर्ण रूप से उसका ऑक्सीजन मतलब फूड्स नहीं टूटती है, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से टूटती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। तो एथेनॉल कब बनेगा, जब वो प्लांट्स में हो रहा होगा, है ना, और वहीं पे जब एनिमल सेल में हो रहा होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगी। यहाँ पे ये कहां पे होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है या फिर हमारे मसल्स में होते हैं ना। यहाँ पे लो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम ऊर्जा क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होती है। यहां तक की चीजें समझ में आई, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने पढ़ा था, लेकिन जब इसको हम केमिकल फॉर्म, केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ग्लूकोज, यहां की ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल्स, एक अणु, ये टूटती है पैरुवेट में, ये टूटती है पैरुवेट में, लेकिन ये जो ग्लूकोज से पैरुवेट बदलने की प्रक्रिया ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है ना। और ये कहां होता है, इट टेक प्लेस ऑन साइटोप्लाज्म, नॉट टू माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ आल्सो सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में हो रहा। तो साइटोप्लाज्म पहले क्या होता है, ग्लूकोज एक बार टूट करके पैरुवेट बनती है, है ना, फिर जब ये फिर ऑक्सीजन की जब मदद से इसे और भी तोड़ा जाता है तब यही पैरुवेट किस फॉर्म में निकलती है, 6CO2 प्लस 6H2O एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये ऊर्जा का सर्वोच्च क्या है, लेवल है, ये सबसे हाई लेवल का एनर्जी निकलती है। लेकिन ये कहां होती है, पैरुवेट्स, पैरुवेट से ये क्या बनती है, जब इस फॉर्म में आती है वो कहां होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की जरूरत यहां पे भी पड़ती है, यहां पे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये चूंकि कहां पे हो रहा होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, तो ये किस क्या कौन से फॉर्म में बदल जाती है, ये पैरुवेट में बदल जाती है ना। अब यही पैरुवेट जब कहा माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये क्या हो जाती है, तो ये रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये चीज हमने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया। लेकिन जब अवायवीय शोषण में आते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं, तो शोषण में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, अभाव रहता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो तो कहां पे ग्लूकोज कैसे टूटता है, तो आपको पता है कि सभी सेलों में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, वो सभी में ये एक बार पैरुवेट तो जरूर बनता है, एक बार पैरुवेट में ग्लूकोज टूटती है। उसके बाद हमको क्या होता है, क्यों पैरुवेट से कहां टूटती है भैया, तो जब कोशिका द्रव में जब टूटती है तो वही ग्लूकोज, जब कोशिका द्रव में टूटती है तो वो पैरुवेट बनती है ना। यहाँ पे भी ग्लूकोज टूटी हुई थी, तो ग्लूकोज टूटी हुई थी पैरुवेट में, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये कोशिका द्रव में था, तो कोशिका द्रव में जब टूटती है तब वहां पे ग्लाइकोलाइसिस कहलाई। तो उसके बाद अच्छी क्वालिटी का एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए ग्लूकोज यहां से पैरुवेट में बदला, जो कहा कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव में बदलना ग्लाइकोलाइसिस। फिर यहां से ये जो पैरुवेट है, ये पैरुवेट क्या करेगी, यहां से अब ये अनुपस्थित, अगर ऑक्सीजन क्या हो गई, अनुपस्थित हो गई, किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में ही होगा, ये ईस्ट में ही होगा। जब ईस्ट में होगी तो ये O2 की उपस्थिति में ये जो पैरुवेट है, ये पैरुवेट क्या बनाएगी, एथेनॉल्स। एथेनॉल्स का ऐसे पता चलता है एथेनॉल्स है, तो हम ये OH नॉल ग्रुप, मतलब OH लगा हुआ, इसको क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है ना। और ये अल्कोहल ग्रुप हम ये पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पास में, कार्बन और उसके यौगिक में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में इसको पढ़ेंगे। यहां पे ये पैरुवेट्स टूट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
एथेनॉल से बनाती है। फिर ये क्या, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ये बना करके तैयार करती है। अब ये चूंकि कहां हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, इसका मतलब प्लांट में हो रहा है और ये एथेनॉल्स बन रहा है। मतलब जब ये एथेनॉल्स बने तो समझ लेना है कि ये कहां रेस्पिरेशन हुई है, तो प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में एक ईस्ट में ही रेस्पिरेशन हुआ है यहाँ पे। तो प्लांट में देखिए, प्लांट में भी रेस्पिरेशन को अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें वहां पे क्या चाहिए, वहां पे भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो ईस्ट नाम का एक प्लांट्स है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे ही अपने फूड्स को तोड़ लेती है। वहीं पे जब हमारे बॉडी में, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में भी वहीं पे हमारे बॉडी में भी जब क्या होता है, ऑक्सीजन से एब्सेंस हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तब ये पहले आपको तो पता है कि हर एक बार ग्लूकोज पहले पायरुवेटर्स में टूटेगी। क्यों? वो कोशिका गर्भ में ही तोड़ लेती है, साइटोप्लाज्म में ही तोड़ लेती है। तो साइटोप्लाज्म में तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस, ये तो प्रोसेस होना ही होना है। अब इसके बाद की प्रोसेस में अब क्या होता है, तो जब हम फिजिकल्स वर्क करते हैं, अब देखिए आप लोग जब फिजिकल्स वर्क करते हैं, चाहे कोई भी फिजिकल्स वर्क करे, तो फिजिकल्स वर्क करने पे क्या होता है, तो आप देखेंगे आपकी सांस से क्या, ऑक्सीजन सांस से क्या होता है, तो फूलने लगती। क्यों? मतलब आपका क्या हो गया कि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो गया, एब्सेंस हो गया, तो आप ऑक्सीजन का अभाव हो गया, तो आपका क्या होता है, ब्रीदिंग रेट्स बढ़ जाती है। जो आप सांस अभी जो जैसे हम नॉर्मल अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जो हम सांस ले रहे हैं उस समय का ब्रीदिंग रेट्स, और जब आप कोई तेज गति, आप कोई ऐसा एक्सरसाइज करने लगी है, तो उस समय का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, श्वसन दर बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में क्या हो चुका है, ऑक्सीजन की अभाव होने लगी है ना। अब जब भी फिजिकल वर्क करिएगा तो आपको खुद अनुभव लगेगा कि आप तुरंत ज्यादा सांस को जल्दी जल्दी लेने लगे हैं। इसका मतलब क्या है, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ गया, आपके बॉडी में क्या हो चुका है, ऑक्सीजन का अभाव हो चुका है। जब भी ऑक्सीजन का अभाव होगी तो आपके शरीर से क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड निकलेगा, और वो ऊर्जा का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलेगी आपके बॉडी में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। क्यों? अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय जब आपके बॉडी को या मसल्स के सेल्स को अगर एनर्जी चाहिए, तो उस समय जो एनर्जी प्राप्त होगा वो कैसा, तो लैक्टिक एसिड और एटीपी इस फॉर्म में। क्योंकि वहां पे हमारे सेल्स में, हमारे मसल्स वाले सेल्स में क्या हो जाती है, तो हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इसलिए वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और जब भी आपके बॉडी से लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होने लगे, लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में मसल्स में ऐंठन हो जाएगी। जहां जहां मसल्स वाले पार्ट्स है उसमें दर्द होना, ऐंठन होना शुरू हो जाएगी। आप कर लीजिए, कभी आप दौड़ते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, तो शाम को ऐसा लगता है कि ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द। तो ऐसा क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपके बॉडी से किसका सिक्रेशन हुआ, क्या शराबित हुआ है, तो लैक्टिक एसिड शराबित हुआ। इसीलिए आपके बॉडी में क्या होने लगता है, ऐंठन और दर्द महसूस होने लगता है। देखिए, हमने इस चीजों को एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में होने वाली ये जितनी भी चीजें थी, हमको एक अलग अलग डायग्राम, अलग अलग फ्रेम के जरिए समझाने की कोशिश की है। लेकिन आपके एनसीईआरटी कैसे इसे निरूपित करती है, कैसे प्रोजेक्ट मतलब ये प्रेजेंट करती है, वो मैं बता देता हूं। देखिए क्या करती है एनसीईआरटी, क्या करती है, तो सबसे पहले ये जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को क्या करती है, तो पायरुवेट में बदलती है। देखिए बच्चों, ग्लूकोज या एनसीईआरटी क्या करती है, इस ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में, अब पायरुवेट को 3 भागों में बांट देती है। पायरुवेट को 3 भागों में बांटती कैसे, तो एक होता है O2 के प्रेजेंट, जब O2 उपस्थित रहे, दूसरा होता है O2 एब्सेंट, मतलब O2 ऑक्सीजन अनुपस्थित रहे, तीसरा होता है O2 एब्सेंस, मतलब ऑक्सीजन का अभाव रहे। जब O2 प्रेजेंट रहे, इसका मतलब उस सेल के किस भाग में हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में हो रहा होगा। कोश मतलब कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। फिर जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहे, तो एब्सेंट हमारे सेल में नहीं होता, मतलब एनिमल सेल में नहीं होता, ये किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। और प्लांट सेल में किसका, तो एक मात्र है प्लांट ईस्ट में, ईस्ट में ऐसा होता है जो जिसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, एक मात्र है जो ईस्ट। तो उसके बाद होता है O2 एब्सेंस। O2 एब्सेंस कहां होता है, तो हमारे मसल्स में। हमारे मसल्स में क्या होगा, तो हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाती है, तो ऑक्सीजन का अभाव होने से क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होता है। एक मात्र मतलब ऐसा प्लांट्स है जो, वैसे तो हर एक जीव को, हर एक प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अपने ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड्स को। लेकिन एक मात्र है जिसे अपने फूड को तोड़ने के लिए, मतलब एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जो फूड्स को तोड़ने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में वो क्या कर लेती है, तोड़ लेती है। उस कंडीशन में क्या बनता है उसके प्रोडक्ट में, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। लेकिन हमारे मसल्स में जब होता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड और
टू एटीपी बनता है ना। ये चीजें समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी ऐसे करवाती है और हमने आपको इस तरह से आपको बताया, चीजें समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है अभी तक, है ना। व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ वी गेट एनर्जी, है ना। अब ये सारे चीजें पढ़ने के बाद हम अब आते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट। मतलब अब हम पौधों में श्वसन के बारे में पढ़े। देखिए, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी एज लाइक अदर एनिमल्स, एज लाइक एनिमल्स। मतलब प्लांट्स को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस तरह की हम लोगों को भी होता है और कई सारे जीवों को, अदर जीवों को भी होती है। तो प्लांट्स को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्लांट्स भी हम लोगों की तरह ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उसे भी ऑक्सीजन में जो अपना उस फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड्स बनाया है उसको जलाना पड़ता है, उसे भी जलाना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होता है उस चीजों के बारे में हम अब देखिए, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी, इट गोट एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन। पौधा को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह भी ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया से ही प्राप्त करते हैं, है ना, वो भी श्वसन की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारे और पौधों के श्वसन में क्या अंतर है, हमारे और पौधों के श्वसन में क्या अंतर है। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन 3 रेस्पेक्ट्स। मतलब 3 बातों पे निर्भर करती है, पौधों और हमारी जो रेस्पिरेशन श्वसन में क्या अंतर है वो 3 बातों पे निर्भर करती है। पहला कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स वो अपने सभी पार्ट से एज लाइक रूट्स, स्टीम, लीव्स, इन सभी से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन इंसान क्या, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट उसमें परफॉर्म करती है ना, रेस्पिरेटरी यूनिट्स परफॉर्म करती है ना, श्वसन तंत्र परफॉर्म करती है। पहला डिफरेंस क्या है, तो हमसे और प्लांट से ये दोनों में रेस्पिरेशन कितना भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। तो पहला तो ये कि प्लांट्स सभी चीजों से, अपने सभी पार्टों से रेस्पिरेशन कर सकती है। सेकंड, हम लोग क्या है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जरिए ही कर सकते हैं, है ना। सेकंड केस है कि लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 या CO2, हम में जो है जो ऑक्सीजन है ये बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है ना। लेकिन क्यों, क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन क्या होता है, एक सेल्स के जरिए, एक वेन्स के जरिए जाती है, वेन्स और आर्टरीज के जरिए, एक ट्यूब के जरिए पूरे बॉडी में फैलती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्या है, तो प्लांट्स में कई सारे होल्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, उससे वो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से प्राप्त कर लेती है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो उससे प्राप्त कर लेती है और उससे वो हर एक बॉडी पार्ट। अब देखिए उसके, आप लीव्स में देखिए, पत्तियों में देखिएगा, उसके तना में देखिएगा, जड़ में देखिएगा, तो कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। तो उस रंध्र के जरिए वो क्या होता है, तो उसके तो बहुत, उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, बहुत होती है ना। इस वजह से उसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही क्या हो जाता है, उसमें गैसेस
उसके अंदर एक्सचेंज हो सकती है, हो जाती है। लेकिन हमें क्या है, तो हमारे बॉडी में बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता है उस ऑक्सीजन को, ब्लड के जो बहुत लंबा दूरी तय करता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको वेन्स से होकर गुजरना पड़ता है, ट्यूब से होकर गुजरना पड़ता है ना। तो इस वजह से डिफ्यूजन से हम लोगों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। उससे हमने पढ़ा है कि लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस जनरली हम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेना और बस कार्बन डाइऑक्साइड, यही दो चीजें, गैसों का तो हेरफेर है, तो यही चीजें सारे काम करते थे, इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी गैसेस भी कहते हैं। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, देखिए लेते तो है पूरा पूरा जो भी एनवायरमेंट में है वो सारा सारा लेते, इनहेल करते हैं, लेकिन वो कार्बन, वो जो लंग्स है वो पहचान करके भेज देता सभी को वापस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, वो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब जो प्लांट्स में, तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होता है, बहुत धीमी गति करता है, बहुत धीमी, इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत धीमा। वहीं पे एनिमल्स में क्या होता है, तो उसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है ना, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, इसको कम दूरी चलना पड़ता है और इसको बहुत दूर चलना पड़ता है। क्यों? आपको पता है कि एनिमल मतलब प्लांट्स में क्या होता है, तो प्लांट्स में ये देखिए, अगर ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, सपोज करिए, तो इसके प्लांट्स के ये स्टीम होंगे, तो स्टीम में हर एक जगह क्या होंगे, पोर्स होंगे, हर एक जगह यहाँ पे पोर्स होंगे, हर एक जगह पोर्स होंगे। तो यहां से ये, यहाँ इधर से ले लिए, इधर से ले लिए, इधर से भी ले लिए, इधर से भी, इधर से भी ले लिए, तो हमने तो बस यहाँ पे तो इस तरफ का दिखा पा रहा हूँ, इधर सामने से भी, तो हर एक तरफ, चारों तरफ से वो ले लेंगे ऑक्सीजन। तो क्या उसको ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो कम ही दूरी चलना है उसको। तो ऐसे उसको क्या होता है, तो उसके जो मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का जो मूवमेंट है, वो ट्रांसपोर्टेशन से बहुत कम जाना पड़ता है। वहीं पे एनिमल्स में क्या होता है, तो एनिमल्स में क्योंकि वो तो एक ही चीजों से होता है, एक ही यूनिट से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक ही यूनिट से, सपोज करिए मतलब कि नाक से हो रहा है, नाक के जरिए लंग्स पे, लंग्स से उसको पूरी बॉडी में लेके जाना है, तो एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता यहाँ से, तो उसको पूरे सेल को चाहिए, पूरे सेल को चाहिए, तो उसको तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा ना। अगर बहुत जल्दी नहीं गए तो क्या हो जाएगा, आदमी खत्म है ना। तो इसलिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उसकी क्या होता है, तो रेट भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। किस चीज की? रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज्यादा अलग होता है, तीव्र होता है। वहीं पे प्लांट्स में क्या होता है, तो बहुत कम होता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो है बहुत स्लो होता है ना बच्चों। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन से लेना ही ऐसा नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है, तो वो भी डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से छोड़ता है ना, मतलब विसरण की प्रक्रिया से। ऑक्सीजन चाहे ले या छोड़े, है ना, तो वो किससे होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से, विसरण की प्रक्रिया से। आपने 9th में पढ़ रखा है कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। किसी सेल में जब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है सेल, वो भी किससे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, उसे हम परमिएबल क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने से होकर के सभी चीजों को नहीं जाने देता है, कुछ ही पदार्थ को अपने से होकर के जाने देता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कोशिका के चारों तरफ से घिरी हुई रहती है और वो कुछ ही चीजों को अपने से अंदर बाहर जाने देता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, वो उससे होकर के अगर कोई गैसेस अगर जा रहा है और आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस कहेंगे, विसरण की प्रक्रिया कहेंगे। वहीं पे अगर लिक्विड इधर उधर हो रहा है, लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस सेल में, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, तो इसके लिए एक अलग सा टर्म यूज किया जाता है, ऑस्मोसिस। क्या यूज किया जाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो जिसमें मतलब आप किसी सेल में जो लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, या हम प्रासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अभी डिफ्यूजन तो क्या होता है, तो अगर आपसे डिफ्यूजन के जरिए पूछ लिया जाए तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो higher concentration, the movement of any particles from higher concentration to lower concentrations, that is called diffusion। मतलब किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है ना। तो अब देखिए
जो हमने कहा कि उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, अभी सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपने एक बैलून लिया है ना, तो ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब कम जगह में बहुत ज्यादा चीजों को ठोकना ही, मतलब वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन कहलाता, सांद्रता। अब सपोज करिए कि यहां पे एक रूम है, उस रूम में हम जबरन, मतलब जगह खाली नहीं है, अब जबरन चीजों को भरे जा रहे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हायर कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। और मतलब कम जगह में बहुत ज्यादा चीजों को भरना, हायर कंसंट्रेशन हो गई। तो यहाँ पे जैसे एक बैलून लिया आपने, और बैलून लिया और उसमें हवा भरते चले गए, तो एक ऐसा समय आया क्या हो, फट जाएगी, मतलब उसमें हायर कंसंट्रेशन आ गई। और जब उसी चीजों को खुला हवा निकाल दीजिए तो मतलब क्या, उसमें लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन जब जहां रहेगी वहां पे थोड़ा सा दबाइएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगी। और लोअर कंसंट्रेशन आप दबाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे जैसे आप अभी उसमें हवा नहीं डाला गया है, तो आप उसको पुश करते रहिए बैलून को, आराम से वो पुश हो जाएगी। लेकिन जब उसमें हवा भरते हुए चले जाएगी, जब हाई कंसंट्रेशन आ जाएगी तो थोड़ा सा दबाने में भी दिक्कत होने लगेगी, है ना। इस तरह से आप हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने वाली पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है ना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी पदार्थ की होने वाली गति को हम विसरण कहते हैं। तो ये विसरण की क्रिया को, विसरण की प्रक्रिया के जरिए ही पेड़ पौधा क्या करती है, सांस लेती है। तो हमने आपको बताया था कि अच्छा ये 9th का हिस्सा बन जाएगी। ये बार बार आप कह रहे होंगे कि भैया बार बार क्लास का डिस्कशन आप क्यों कर देते हो बीच में, तो ताकि आपको याद दिलाता हूं कि ये चीजें आप वहां पढ़े होंगे, ये चीजें आप वहां पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस चीजों को मतलब पढ़िए जाकर के, वहां पे और अच्छे ढंग से बताया गया है ना, और बेसिक लेवल से बताया गया है। तो उस चीजों को अगर नहीं पढ़िएगा, इस चीजों को, तो थोड़ा सा, अगर हम तो ये कर रहे हैं कि आपको उस चीजों को शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं, लेकिन उस चीजों को वहां पर अगर पढ़े रहते तो और अच्छे से समझ में आती आपको, है ना। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जो श्वसन प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होगा, तो उसमें तीनों पार्ट्स में होता है। आपने पढ़ा है कि रूट्स में भी होता है, उसके स्टीम में भी होता है, लीव्स में भी होता है, तीनों पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है उसके बारे में आपसे देखिए चर्चा करते हैं। देखिए सपोज करिए कि एक प्लांट्स है ना, वही ड्राइंग तो जैसा है आप देख लो, हम सिर्फ रूट की चर्चा करते हैं। तो ये रूट है, रूट में क्या होता है, तो बहुत सारा मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और ये जो रूट है वो क्या होता है, अंडर द अर्थ सरफेस, अंडर द अर्थ सरफेस होता है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो मिट्टी में घुली हुई रहती है, मिट्टी में घुली हुई रहती है। तो ये मिट्टी, ये ऑक्सीजन जब इसके कंसल्ट में आता है, कनेक्ट, जब इससे कनेक्ट होता है तो क्या पृथ्वी के ऊपरी सतह के अंदर होता है लगभग। तो ये जो अंदर होता है पृथ्वी की सतह के अंदर, तो आपको पता है कि मिट्टी के बीच में भी क्या होता है, मिट्टी के कणों के बीच में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो जब ऑक्सीजन से इसके मूल रोम के संपर्क में आता है, तो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है। अलग अलग रूट हेयर, अलग अलग रूट के जो हेयर होते हैं वो अलग अलग जगह से अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। और फूड कौन बनाए रखता है, फूड इसके प्लांट में बना हुआ रहता है। और फूड ये क्या करता है, तो फ्लोएम नामक एक टिश्यू होती है, वो टिश्यू होती है, वो क्या करती है, इसको तो हर एक जगह फूड पहुंचा दी रहती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया, और ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद इसको क्या कर देगा, रेस्पिरेशन कर लेगा। रेस्पिरेशन में फिर क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन में यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से ये अपना ग्रो करता रहेगा। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये छोड़ देगी उसी मिट्टी में, और मिट्टी के जरिए फिर ये बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये चीजें समझ लीजिए यहाँ पे ये रूट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। अब चलते हैं, देखिए रेस्पिरेशन इन लीव्स, रेस्पिरेशन इन लीव्स, पत्तियों में शोषण, उसके पत्तियों में भी शोषण होता है क्योंकि अलग अलग पार्ट होता है। तो पत्तियों में देखिएगा तो छोटे 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 क्या होता है, तो छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। इस रंध्र के मदद से वो फिर से वही डिफ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए वो वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। और ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या करती है, तो इसमें तो खुद खाना बना पड़ा, तो वो उसको क्या कर लेगी, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगी, और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से वो अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेगी। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको रिलीज कर देगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं कि कब ऑक्सीजन लेती, कब कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे हैं कि हमें रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इसके पीछे तथ्य है। देखिए
श्वसन की प्रक्रिया में जो सभी को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। हम लोग ये पढ़ के आए कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाती है, तो क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती क्या? तो उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी क्या करती है, तो शोषण के लिए, खाना बनाने के लिए तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस करा। लेकिन शोषण के लिए सभी को ऑक्सीजन चाहिए। शोषण क्रिया करने के लिए ईस्ट को छोड़ करके सभी जीवों को, एनिमल्स में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है। सांस तो हमेशा चाहिए भैया, है ना, और हमेशा। लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पेड़ पौधा कब करती है, तो दिन के समय में ही करती है। दिन के समय में क्यों? क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए होता है, तो सनलाइट की उपस्थिति में खाना बना पाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस समय वो गैस का एक्सचेंज कौन सा होता है और यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज क्या होता है? तो आप देखिए, जो वो दिन रात होता है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, लेता है। मतलब दिन रात क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये लेता है और ये छोड़ता है। लेकिन दिन के समय में क्या करता है, दिन के समय में ये क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए, ये कैसे होता है। सपोज करिए कि ये प्लांट्स है, ये प्लांट है ना। अब इस प्लांट्स, ये प्लांट्स है भैया, ये प्लांट्स। अब इसमें रेस्पिरेशन, शोषण, रेस्पिरेशन तो हमेशा होगी, दिन रात रेस्पिरेशन। शोषण की क्रिया तो भैया हमेशा होती है ना, शोषण। लेकिन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन को। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होगा, तो इससे चाहिए क्या, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब जब रहे तो ये क्या करती है, तो इससे अपना भोजन तैयार करती है, और भोजन तैयार करने के बाद ये क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड इसे चाहिए और ये O2 रिलीज करती है। लेकिन रात के समय में क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं, सूरज ही नहीं अवेलेबल है, तो प्रकाश संश्लेषण कहां से कर पाएगी? तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा भैया, तो लेकिन रेस्पिरेशन तो उसे करना ही है। तो शोषण, यहाँ पे ये O2 रिलीज हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या बनती है, तो रेस्पिरेशन आपने देखा है कि इसको रेस्पिरेशन, सभी जीवों को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब ये ले लेती है तो फूड्स के साथ ये क्या करती है, रिएक्शन करती है ना। और जो रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनते हैं। तो यहां पे ये देखिए, तो रेस्पिरेशन तो हमेशा होते रहता है, रेस्पिरेशन हमेशा होता है। तो रेस्पिरेशन होने में यहां पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो रात के समय में ये क्या करती है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। अब दिन के समय में, ये जो दिन के समय में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं रही होती है, इसे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो जितना भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो तो रखेगा, ये बाहर नहीं निकलने दे रहा है। रेस्पिरेशन में जो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो बाहर नहीं निकलने देता, उसको और भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए और भी चाहिए। तो वो और वाला जो है हिस्सा है, वो एनवायरनमेंट से प्राप्त कर लेता है। मतलब आप ये देखे हैं कि उसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो O2 रिलीज करता है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, तो उससे रिलीज तो कुछ मतलब क्या कर पाता, फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस में ही ना O2 रिलीज होता है, लेकिन वो तो होती नहीं है। तो अब बच गए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के पास रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पीपल क्या करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि रात के समय में हमें पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या ये चीजें आपको समझ में आई है क्या, है ना? अगर ये समझ में आ गई तो अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे।